सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं पेटीएम से जुड़ी खबर से। पेटीएम को लेकर छोटे बड़े तमाम शहरों में जो व्यापारी वर्ग है उनके भीतर परेशानी और पशुपेश का माहौल नजर आ रहा है। ज्यादातर लोग दूसरे प्लेटफॉर्म के विकल्प के बारे में सोचने लगे हैं। महाराष्ट्र से सिटी सेंटर शो में सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। नागपुर के कपड़ा कारोबारी राम ललवानी परेशान है। पेटीएम से नाता तोड़ना तो पक्का कर लिया है, लेकिन अब किस बैंक में जाना ठीक रहेगा, इस पर अपने भाई के साथ सलाह मशवरा कर रहे हैं। जब से पेटीएम आया है तब से हम लोग पेटीएम वापर रहे हैं, लेकिन अभी अभी सुनने में आ रहा है व्यापारियों से भी कि इसमें जो वैलेट में पैसे आएंगे वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे, और आरबीआई का भी नोटिस आया है पेटीएम वालों को। इसलिए हम लोग इस बात से डर रहे हैं और हम लोग पेटीएम बंद करके दूसरी किसी बैंक का अकाउंट खोल के उसका एप्लीकेशन लेके आगे काम करेंगे। हालांकि कई कारोबारी ऐसे भी है जो हमेशा से पेटीएम का सीमित इस्तेमाल करते रहे हैं और आगे भी ऐसा करना चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि पेटीएम पेमेंट बैंक पर पाबंदी लग रही है, लेकिन ऐप पर नहीं, जिसकी सर्विस और स्पीड अच्छी है। मेरे पास पेटीएम बैंक में कोई अकाउंट नहीं है। जो है मेरा है फंडा क्लियर है, डिजिटल पेमेंट लेना है, जो इसका सीधा पैसा मेरे अकाउंट में जमा होता है, जो कि दूसरे बैंक का है। और इन्होंने जो साउंड बॉक्स भी दिया है, ये ऑफर में आया है, इसलिए साउंड बॉक्स भी वापरते हैं। रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर रोक लगाई है, लेकिन पेटीएम ऐप पर नहीं। फिर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि देश में कई व्यापारियों की कुछ संगठनों ने पेटीएम ऐप को लेकर रविवार को अलर्ट जारी कर दिया था। हमारे व्यापारियों को समय पे चेतावनी देना काम है। पेटीएम क्यूआर से तो ठीक है, मगर पेमेंट जो भी होगा वो पेटीएम बैंक के माध्यम से ही होगा। और जब पेटीएम पेमेंट बैंक को रिजर्व बैंक ने रडार पे लेके आ गया है और उसमें बहुत सी कमजोरियां बताया है, 29 फरवरी आखिरी तारीख दिया है, तो हमारे लिए चिंता का विषय है। व्यापारी का पैसा वहाँ चला जाएगा और वहाँ से वो आगे पेमेंट नहीं कर पाएगा, तो इनका वर्किंग कैपिटल पूरा जाम हो जाएगा। इसीलिए हमने व्यापारियों को सतर्क करने के लिए, एहतियाती कदम उठाने के लिए आज आगाह किया है। अब देश में ऑनलाइन का लेन देन किस दिशा में जाएगा, उद्योग और व्यापार जगत के जानकार मानते हैं कि हालात को देखते हुए लोगों का दूसरे प्लेटफॉर्म की ओर जाना लाजमी है। उद्योग और व्यापार जगत ऐसे किसी के साथ नहीं जाना चाहेगा जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लग रहे हैं। यही वजह है कि हम अन्य प्लेटफॉर्म की ओर जा रहे हैं और पेटीएम से बाहर निकल रहे हैं। एग्जिटिंग पेटीएम। दरअसल पेटीएम को लेकर छोटे बड़े शहरों में आम लोगों और व्यापारी वर्ग में पशुपेश और परेशानी का माहौल है। जो बरसों से इसे इस्तेमाल करते रहे हैं, उनके लिए भी अब एकदम कहीं और जाना आसान नहीं होगा, लेकिन उनको भी पता है कि जाना तो पड़ेगा ही। नागपुर से संजय तिवारी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब अगली खबर मुंबई के कांदिवली इलाके से, जहां एक स्कूल में एक छोटी बच्ची के साथ बलात्कार के मामले में पुलिस पर उदासीनता का आरोप लगाते हुए आम जनता ने घंटों स्कूल के बाहर धरना प्रदर्शन दिया। 2 फरवरी को स्कूल के चौकीदार पर 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का आरोप लगा है। बच्ची के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने बलात्कार और पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कर आरोपी चौकीदार को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन लोगों की मांग है कि जो कुछ हुआ उसके लिए स्कूल प्रशासन ही जिम्मेदार है, इसलिए स्कूल प्रबंधन को भी मामले में आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया जाए। बच्ची के पिता और दूसरे अभिभावकों ने सोशल मीडिया पर आम लोगों से न्याय की गुहार लगाई और स्कूल के सामने जमा होने की अपील की थी, जिसके बाद दोपहर में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और न्याय की मांग की। और अब आइए बात करते हैं दिल्ली की, जहां मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में 23 साल की एमबीबीएस छात्रा की आत्महत्या का मामला सामने आया है। हालांकि कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक उन्हें सोमवार दोपहर करीब 1:30 बजे ये जानकारी मिली कि मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल में एक कमरे का दरवाजा नहीं खुल रहा है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजे को खोला गया, जिसके बाद पुलिस रूम के अंदर गई तो पाया कि पंखे से जो महिला डॉक्टर है वो लटकी हुई है। हालांकि जो पुलिस है उसने महिला डॉक्टर का नाम कुछ निजी कारणों से नहीं बताया है, लेकिन जो डॉक्टर थी वो 23 साल की थी और एमबीबीएस फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। पुलिस के मुताबिक मौके पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने जाके जांच की है, परिवार के लोगों से बातचीत की जा रही है
और मौके से कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। ऐसे में अब तक ये साफ नहीं है कि महिला डॉक्टर ने आत्महत्या क्यों की। उसके परिवार के लोगों के बयान लिए जा रहे हैं जिससे कुछ जानकारी मिल पाए। तो पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं है कि आखिर महिला डॉक्टर ने आत्महत्या क्यों की। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए बात करते हैं चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले की, जिसमें बड़ा दखल देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव अधिकारी को जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव अधिकारी ने जो किया वो लोकतंत्र की हत्या जैसा है, लेकिन हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। वीडियो में साफ दिख रहा है कि वो कैमरे में देख रहा है और बैलेट पेपर खराब कर रहा है। इस अधिकारी पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि जो कुछ हुआ उससे हम स्तब्ध हैं। चुनाव की पवित्रता बरकरार रखने के लिए सारे रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 फरवरी की सुनवाई में चुनाव अधिकारी को भी तलब किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं और बहुत ही ये संतुष्टिदायक है और ऐसे ही निर्णयों के कारण पूरे देश का और हम सब का सभी का भरोसा न्याय व्यवस्था पर टिका हुआ है। नहीं, इसको लॉजिकल कंक्लूजन पे लेके जाना पड़ेगा। लॉजिकल कंक्लूजन इन द सेंस कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास 20 वोट है, भारतीय जनता पार्टी के पास 18 वोट है, तो स्वाभाविक है कि मेयर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बनेगी। तो जब तक इसको ठीक नहीं कर लेते, जब तक मेयर नहीं बना लेते, हम इसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये तो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि खुलेआम कैमरा में अगर वोटों की चोरी करते हुए पकड़े जाए भारतीय जनता पार्टी, तो ये इसको क्रिमिनल ऑफेंस की तरह देखा जाना चाहिए और उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने चोरी कर लिया, पकड़े गए तो चोरी का सामान वापस कर दिया और चुपचाप निकल जाओगे। तो चोरी का सामान तो वापस लेंगे ही, साथ ही साथ सजा भी होनी चाहिए। और अब आइए देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी की बात करते हैं। बीएमसी के अस्पतालों में न सिर्फ मुंबई, महाराष्ट्र बल्कि दूसरे राज्यों के भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीज आते हैं, मुफ्त में इलाज पाते हैं। लेकिन अब बीएमसी के बजट के दौरान बीएमसी की ओर से बड़ा ऐलान हुआ है कि मुंबई वासियों के लिए तो सेवा मुफ्त होगी, लेकिन बाहरियों के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है। इस पर काम हो रहा है। इस ऐलान के साथ ही विरोध शुरू हो चुका है। मरीजों से लेकर हेल्थ एक्टिविस्ट, यहाँ तक कि बीजेपी और विपक्षी दलों ने भी सवाल उठाए हैं, विरोध जताया है। देखिए रिपोर्ट। अवधेश कनौजिया उत्तर प्रदेश से हैं। कपड़े प्रेस करते हैं, लिवर की बीमारी है। मुंबई में बीएमसी के केईएम अस्पताल में मुफ्त में इलाज करवा रहे हैं। अगर बीएमसी मुंबई के बाहर के मरीजों से अतिरिक्त शुल्क लेने लगे तो अवधेश जैसे सैकड़ों मरीजों की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। हमारा ये फैसला है कि देखो, जैसे हम आदमी हैं वैसे दूसरे लोग भी आएंगे तो बेचारे वो भी वैसे ही रहेंगे। मुंबई पैसे वालों का देश है, तो वो लोग भी यहाँ फ्री में दवा ले रहे हैं, तो गाँव वाले आएंगे जब फ्री में ले रहे हैं तो उसमें पैसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। उसमें फी लगाने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं। जैसे हम हैं वैसे वो भी लोग भी हैं। इंसान तो इंसान ही रहते हैं, चाहे कोई भी हो। मरीज तो मरीज ही रहते हैं। अगर लागू होना है तो सबके ऊपर लागू करो, सबके ऊपर लागू करो, नहीं तो किसी के ऊपर मत लागू करो। इंडिया तो इंडिया ही है ना, वो कोई क्या है, वो बाहर का मतलब कोई थोड़ी ये थोड़ी है। तो आप कह रहे हैं स्वास्थ्य सेवा में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए? नहीं, हाँ, नहीं, कभी नहीं होना चाहिए। अगर कोई आदमी कोई सूरत से, कोई अहमदाबाद से, कोई इंदौर से आके यहाँ पे किए में इलाज करवाता है, उसको हम फ्री को करें। हमारा दायित्व उसके लिए नहीं है। हमने पर देश भर का ठेका नहीं उठाया हुआ। दरअसल देश की सबसे अमीर महानगर पालिका ने अपने बजट में घोषणा की है कि सिर्फ मुंबई के निवासियों के लिए बीएमसी अपने अस्पतालों में 0 प्रिस्क्रिप्शन पॉलिसी शुरू करेगी। मकसद है कि सभी जरूरी दवाएं अस्पतालों में तय समय पर मुफ्त उपलब्ध कराई जा सकें। लेकिन ये सेवा सिर्फ मुंबई वासियों के लिए होगी, बाहरियों के लिए नहीं। मुंबई के पास के इलाकों जैसे कि मीरा भाईंदर, ठाणे, कल्याण, वसई, विरार के मरीजों को भी इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। बजट में कहा गया है कि मुंबईकरों से मिलने वाले टैक्स का बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जाता है। ऐसे में मुंबई, महाराष्ट्र से बाहर के मरीजों से अलग से शुल्क वसूलने के लिए विचार भी हो रहा है। इस पर अध्ययन होगा। 12 साल की बच्ची के इलाज पर 5 लाख खर्च कर चुका ये परिवार मध्य प्रदेश से मुंबई के बीएमसी अस्पताल पहुंचा। बच्ची अब ठीक है, कोई फिजूल खर्ची यहाँ नहीं हुई। पिता कहते हैं कि स्वास्थ्य सेवा में घरेलू बाहरी का भेदभाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो उन जैसे गरीबों पर शामत आ जाएगी। 3.5 लाख खर्च हो चुका हमारा। एमपी से आए हैं। इसका हार्ट में एक खून मतलब नहीं जा रहा था सिर से और किडनी का नस दबा था। मैं 3.5 लाख इधर खर्च किया, अभी भी इलाज चल रहा। एमपी से आए हैं। उधर एमपी में 5 लाख खर्च किया प्राइवेट हॉस्पिटल में। वो लोग तो पूरा लूट लिया, लेकिन ये लोग लड़की को बचा लिया। अच्छा, ठीक होगा ये लड़की।
बीएमसी अस्पताल के बाहर बीएमसी के रुख का विरोध सा होता दिखा। क्यों वो भी भारत देश के ही है ना वो। हाँ, तो बाहर से उल्टा उन लोग आ रहे हैं, उनको जितना इजी हो सके उतना देना चाहिए उनको। ये तो नहीं करना चाहिए, ये तो गलत है। परेशान हो गरीब लोग फिर कैसे करेंगे? गरीब लोग नहीं कर पाएंगे ना, गरीब लोग नहीं कर पाएंगे ना, जिसके पास नहीं रहे वो लोग। बाहर से आदमी आएगा तो परेशान होके आता है, उससे अगर अलग से फीस लिया जाता है तो वो तो परेशानी की बात है उसके लिए। गलत है मैडम, ये तो मुंबई से जो आता है बाहर से तो कुछ परेशान हो गया आता है, पैसा नहीं होता इसीलिए मुंबई में आते, कुछ है उसको परेशानी। अरे उसका सुविधा मिलती है इसीलिए करते वो लोग। फूड एंड ड्रग लाइसेंस होल्डर फाउंडेशन ने बीएमसी से लेकर सरकार को खत लिखा, मांग की है कि फैसला लागू न हो और बीएमसी कमिश्नर को पद से हटाया जाए। आप मेडिकल उपकरण जो ये परचेस कर रहे हैं वो 1 रुपए की चीज़ आप 10 रुपए में परचेस कर रहे हो, पिछले 5 सालों से खरीदी कर रहे हो। आपको वहाँ पैसे का वेस्टेज नहीं दिखता है, लेकिन आप ट्रीटमेंट देने की जब बात आती है तो आपको वो जो पैसे हैं वो वेस्टेज दिखते हैं। तो इसलिए ये इनका स्टेटमेंट जो है वो इरेलेवेंट है और मैं कहता हूँ कि इनको तुरंत इनके प्रभाव से इनके पद से हटाया जाए मुंबई कमिश्नर को। और ऐसी मांग मैंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पत्र लिख करके मैंने रिक्वेस्ट किया हुआ है। इतना ही नहीं, मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार से लेकर विपक्षी कांग्रेस और सपा ने भी बाहरी मरीजों से ज्यादा शुल्क वसूलने की घोषणा का विरोध किया है और इसे मरीजों का अपमान बताते हुए फैसला वापस लेने की मांग की है। आंकड़े बताते हैं कि मुंबई में 40% मरीज बाहर के होते हैं। ऐसे में बीएमसी के निर्णय को इस तरह से भी समझा जा रहा है कि अस्पतालों में ऐसे मरीजों का बोझ कम करना हो। बीएमसी में फिलहाल निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है, ऐसे में चौतरफा विरोध जो बीएमसी का हो रहा है, दबाव में लग रहा है कि बीएमसी अपने फैसले को वापस लेने पर कहीं मजबूर ना हो जाए। मुंबई से कैमरामैन परेश के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र में ठेकेदारों के 2 संगठनों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की है। आरोप लगाया है कि विपक्ष के कुछ नेता सरकारी काम को रुकवाने में लगे हुए हैं। ठेकेदारों से जबरन वसूली की जा रही है। आरोप लगाया कि मजदूरों को धमकियां मिल रही हैं। क्या है पूरा मामला, रौनक कुकड़े की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 3 फरवरी को सीएम एकनाथ शिंदे को लिखा गया यह पत्र महाराष्ट्र की राजनीतिक टकराव का भी आईना है। यह पत्र महाराष्ट्र के ठेकेदार संगठनों ने भेजा है और कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ठेकेदार संगठनों का गंभीर आरोप है कि सत्तारूढ़ दल के विधायक, सांसदों और निर्वाचित प्रतिनिधियों ने लगभग 1 लाख करोड़ के काम शासन से मंजूर कराए हैं। इनमें सड़क का निर्माण, सरकारी दफ्तर, ड्रेनेज पाइपलाइन, इलेक्ट्रिक पोल जैसे काम शामिल है। लेकिन विपक्ष में बैठे कुछ लोग नहीं चाहते कि काम आगे बढ़े और इसलिए साइट पर मजदूरों को धमकी दी जा रही है, जबरन वसूली की जा रही है, गुंडागर्दी जैसी हरकत हो रही है। कि महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी की 45,000 करोड़ का, इरिगेशन का 3,000 करोड़ का और ग्राम विकास विभाग का 11,000 करोड़ का, ऐसे टोटल 85 to 1 लाख रुपए करोड़ का जो प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने सैंक्शन किया है विकास के काम के लिए, उसका सबका भी वर्क ऑर्डर हो गया। और वर्क ऑर्डर होने के बाद काम चालू करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर जब साइट पर जाते हैं तो विरोध जो सत्ताधारी आमदार है, उनके जो विरोधी पक्ष के रहते आदमी वो साइट पर जाकर काम बंद कर रहे। लेकिन एनडीटीवी की टीम ने जब मिलिंद भोसले से ऐसी मिल रही धमकियों का ब्यौरा मांगा तो उन्होंने कोई साफ जवाब नहीं दिया। कहा गया कि मीडिया में जानकारी आने से ठेकेदारों को मुश्किल होगी। इस बीच शिंदे सरकार के वरिष्ठ मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा है कि ऐसा काम रोकना गलत है। काम की गुणवत्ता से शिकायत हो तो ये शिकायत विभाग के पास पहुंचानी चाहिए। काम के अगर दर्जे के बारे में, काम के गति के बारे में आपका कोई आक्षेप है तो आप सही यंत्रणा को अपना आक्षेप बता सकते हैं। उसके पीछे लगकर उसकी क्वालिटी के बारे में आप चर्चा भी कर सकते हो और उस क्वालिटी के बारे में आपका जो कोई निरीक्षण है वो बता सकते हो। काम नहीं रोक सकते। संगठनों ने सरकार को फरवरी तक मोहलत दी है कि वो इन गड़बड़ियों को रोके, नहीं तो काम रोक देंगे। मुंबई से रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। संगीत के सबसे बड़े सम्मान ग्रैमी अवार्ड में चमका भारत। दिखाएंगे आपको पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। थैंक यू बॉयज। और अब आइए बात करते हैं संगीत के सबसे बड़े सम्मान ग्रैमी अवार्ड की, जिसमें भारत चमकता हुआ दिखाई दिया। शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन सहित 4 संगीतकारों को इस बार ये सम्मान मिला। प्रशांत सिसोदिया की ये रिपोर्ट देखिए। And the Grammy goes to this moment, Shakti.
अमेरिका के लॉस एंजलिस में हुए 66वें ग्रैमी अवार्ड्स के आयोजन पर भारतीय संगीतकारों की धूम रही। Thank you, boys. उस्ताद जाकिर हुसैन को ग्रैमी की शाम 3 अवार्ड से नवाजा गया। उन्हें पश्तो में उनके योगदान के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की श्रेणी में बेला फ्लेक, एडगर मेयर और राकेश चौरसिया के साथ ग्रैमी से सम्मानित किया गया। दूसरा ग्रैमी उन्हें बेस्ट कंटेम्पररी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम एज वी स्पीक और तीसरा अवार्ड उन्हें बैंड शक्ति में उनके योगदान के लिए मिला। Thank you, Pariva. Thank you, everyone. Thank you, Recording Academy, for recognizing us. Thank you. How does it feel to win the Grammy today? Well, it just feels like. That's how it feels. बैंड शक्ति के एल्बम दिस मोमेंट को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम के लिए ग्रैमी से नवाजा गया, जिसके सदस्य बॉलीवुड के संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन तो हैं ही, साथ ही सिल्वा गणेश विन्याकरम और गणेश राजगोपालन भी इस बैंड का हिस्सा हैं। 2023 में ग्रैमी अवार्ड के विजेता रहे रिकी केज ने भारतीय कलाकारों की कामयाबी पर सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर की। And the Grammy goes to Stuart Copeland, Divine Tides, and Ricky Cage. पिछले साल यानी 2023 में भारतीय संगीतकार रिकी केज को ग्रैमी से नवाजा गया था और उसी साल भारतीय फिल्मों को 2 ऑस्कर और 1 गोल्डन ग्लोब मिले, यानी विदेशी प्लेटफॉर्म पर भारतीय कलाकारों का पिछले कुछ वक्त से दबदबा बना हुआ है। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया की रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया के लिए। Namaste and thank you. India, we are proud of you, India! और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।